सोनागाची की रातें पार्ट 53। धोमल और हरिया दोनों बदमाश 24 घंटे वहीं रहते थे। हरिया नजमी के लिए नाश्ता लेकर आ गया। उसने भी नजमी को कुछ कुछ बने सवरे देखा तो खुश होकर बोला, अरे वाह, तेरा तो जोबन चांदनी की तरह लगे है। नजमी ने पहली बार हरिया को डांट दिया। हरिया हक्का बक्का इधर उधर तकने लगा। नजमी ने बेजरर सी आम गाली दी और कहा, हरिया, फिर कभी ऐसी बात की ना तो तेरा खून पी जाऊंगी। हरिया हंसने लगा, अरे चंदा, भला हम ऐसी वैसी बात कर सकते हैं? बस तू यहाँ खुश रह ले, हमें और क्या चाहिए। लक्की बाई नजमी की इस तब्दीली को महसूस करते हुए दोपहर को भी उसे कुरेदने आ गई कि इस खुशगवार तब्दीली की असल वजह क्या है। दोनों ने मिलकर बड़े तहखाने में बैठकर खाना खाया। नजमी अब बात करते हुए मुस्कुरा भी रही थी। लक्की बाई ने खाने के बाद पान लगाते हुए नजमी से पूछ ही लिया कि वो इतनी जल्दी कैसे बदल गई। नजमी ने सिगरेट सुलगाकर मुंह से धुएं के छोटे छोटे गोले बाहर फेंकते हुए कहा, मौसी, जब जिंदगी से ढप से गुजारनी है तो फिर रोने पीटने से क्या हासिल होगा। ठीक है, मेरी तकदीर में यही लिखा था। अब मुझे इसी जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। बस यही सोचकर मैंने मेकअप भी कर लिया था। लक्की बाई बड़ी दूरअंदेश और तजुर्बेकार औरत थी। वो इतनी जल्दी नजमी के बयान पर यकीन नहीं कर सकती थी। पान मुंह में दबाया और हाथों से नजमी की वलाई लेते हुए बोली, अरे चंदा, तू दूसरी लड़कियों से बहुत सियानी है। खूबसूरत तो तू है ही, ये तूने बिल्कुल ठीक फैसला किया। और फिर हम भी तो मेहनत मजदूरी करते हैं। ये अलग बात है कि तुम्हें थोड़ी सी मेहनत मजदूरी करने का इतना मुआवजा मिलेगा कि तू हैरान रह जाएगी। लक्की बाई ने नजमी को पान दिया जो उसने मुंह में दबा लिया और सिगरेट का धुआं निकालने लगी। लक्की बाई हंस दी, अरे तू तो कारखाने की चिमनी की तरह धुआं निकाल रही है। और बाई ने नजमी से सिगरेट ले लिया। रात को बड़े तहखाने में फिर वही महफिल जमाई गई। नई चांदनी बिछ गई, फूलों के हार आ गए। नजमी को बेशकीमत साड़ी पहनाकर इतरे खलील में बसाया गया। सोने के गहने पहनाए गए। जो मास्टर उसे जुआ सिखाता था वो हारमोनियम लेकर बैठ गया। सारंगी वाला एक बूढ़ा भी आ गया। नजमी को दूसरे कमरे में ही रखा गया। लक्की बाई खुद पानदान लगाकर गाँव तकिए के सहारे चांदनी में एक तरफ होकर बैठ गई और पान लगाने लगी। वो मास्टर और सारंगी वाले से कभी कभी कोई बात कर लेती थी। उन लोगों पर भी लक्की बाई की जालिमाना तबीयत, कलकत्ते के पुलिस के आला अफसरान तक रसाई और उसके कातिल गुंडों का इस कदर दबाव था कि दोनों साजिंदों ने कभी लक्की बाई से ज्यादा बात नहीं की थी, बल्कि वो हमेशा खुशामदाना अंदाज में उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते। इस कुशादा तहखाने में भी एग्जॉस्ट फैन चल रहा था। उसमें बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। लक्की बाई के साजिंदों को चुप रहने का इशारा करती हुई उठकर जीना चढ़कर कोठी की राहदारी में आ गई। जब वो वापस तहखाने में आई तो नजमी ने देखा कि उसके साथ एक अधेड़ उम्र का हिंदू सेठ था, जिसने सिल्क का कुर्ता पैजामा पहन रखा था और गले में सफेद मोतियों का हार था। जैसे कि नजमी को सिखाया गया था, उसने उठकर उसे आदाब किया और बेशकीमत रेशमी साड़ी समेटकर चांदनी पर बैठ गई। नजमी ने शायद जिंदगी में पहली बार तवाइफ की अदाकारी की। यह अदाकारी इतनी मुकम्मल और पुरअसर थी कि सेठ 100 के नोट लुटाने लगा। नजमी ने मुनासिब अंदाज में नृत्य भाव किए, बंगला का एक गाना भी गाया। साथ जानबूझकर उसने सेठ को कुछ ऐसे अंदाज दिखाए कि वो उसका दीवाना हो गया। वैसे भी रेशमी साड़ी और बनाव सिंगार में नजमी का हुस्न दोबाला हो गया था। सेठ जाते जाते नजमी को 5000 रुपए और सोने की अंगूठी दे गया। लक्की बाई बेहद खुश थी। उसने नजमी से सिर्फ 2000 रुपए लिए और अंगूठी उसके पास रहने दी। उसका माथा चूमकर बोली, वारी जाऊं, ऐ मेरी चंदा, मैं देख रही हूँ तू भारतवर्ष की किसी रियासत की महारानी बनेगी। तू सोने का ताज पहनकर राज करेगी। नजमी के सीने में जहर की वही लहर एक बार फिर उठकर उसके हलक तक आ गई। उसने गहरा सांस भरा। उस सांस में आग की चिंगारियां थी। वो मुस्कुरा कर बोली, मौसी, मैं तो तुम्हारे पास ही रहूंगी। मुझे किसी राजे की रानी नहीं बनना। लक्की बाई ने नजमी को गले से लगा लिया। धोमल, गुंडा और हरिया एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए और ताज्जुब से सर भी हिलाया। लक्की बाई ने नजमी से कहा, इन दोनों को भी 200 रुपए दे दो। नजमी ने कोई एतराज नहीं किया और पर्स में से 100 के 4 नोट निकालकर धोमल और हरिया की तरफ फेंक दिए। कुछ रोज तक लक्की बाई नजमी के रवैये का जायजा लेती रही। सेठ हर रात आकर नजमी का गाना सुनता और दौलत लुटाकर चला जाता। लक्की बाई को काफी हद तक यकीन हो गया कि नजमी ने हथियार फेंककर नई जिंदगी को कबूल कर लिया है। दूसरी तरफ वो सेठ की आतिशी हविस को भी तेज करना चाहती थी।
उसने नजमी को वहां से एक दूसरी कोठी में भिजवा दिया जहां कमला और कृष्णा रहती थी। ये कोठी वहां से ज्यादा दूर नहीं थी। नजमी कमला के गले लगकर मिली। कमला ने नजमी का तारुफ कृष्णा से कराया। वो बड़ी खुश थी कि नजमी ने हालात के साथ समझौता कर लिया है। नजमी ने भी यही जाहिर किया और कहा, कमला, हम और कर भी क्या सकती हैं? बस ठीक है, यही जिंदगी हमारे लिए बहुत अच्छी है। और फिर बेहतरीन साड़ियां पहनने को मिलती हैं, पर्स में हर वक्त रुपए भरे रहते हैं। मुझे बस इस बात का अफसोस है कि मौसी मुझे सैरो तफरी के लिए कहीं लेके नहीं जाती। मुझे सिनेमा देखे मुद्दत हो गई है। कृष्णा ने नजमी को हौसला देते हुए कहा, फिक्र ना कर, शुरू में हमारे साथ भी ऐसे सलूक होता था। जब मौसी को हम पे भरोसा हो गया तो देख लो, अब हम सैरो तफरी को भी जाती है मौसी के साथ। नजमी ने भवे ऊपर उठाकर कहा, क्या मौसी हमें कभी अकेले नहीं जाने देगी? कमला ने जरा सा सर झटक कर कहा, अरे चंदा, हमें अकेली बाहर जाकर करना क्या है? खामखा लोग पीछे लग जाते हैं और फिर पुलिस भी तंग करती है। ये कमबख्त हमें शक्ल से ही पहचान लेते हैं, कहते हैं कि लाइसेंस दिखाओ। मौसी के गुंडे भी तो साई की तरह हमारे साथ होते हैं। अकेली जाना की फायदा भी क्या, जब हम कभी अकेली नहीं होती। कलकत्ते की पुलिस तो मौसी का दम भरती है। तुम कुछ कर लो, पुलिस तुम्हें पकड़कर फिर मौसी के पास ले आएगी और फिर तुम्हारे पेट में चाकू घोंपकर अस्पताल पहुंचा दिया जाएगा। कमला झट बोली, मेरे साथ भी तो यही हुआ था। नजमी ने उनकी बातों से अंदाजा लगा लिया कि लक्की बाई ही उनके लिए अंदाता है। वो ना सिर्फ उनका वाहिद सहारा थी, बल्कि वो उससे और उसके खूनी गुंडों से बेहद खाइफ भी थी। वैसे भी कमला और कृष्णा का दुनिया में सिवाय लक्की बाई के और कोई नहीं था। जाहिर है उन्हें कहां से अगवा करके कब लाया गया था, वो इस बारे में हैरानी के हद तक खामोश थी। और उन्होंने नजमी से भी कभी नहीं पूछा कि वो कहाँ की रहने वाली है और उसे किसने अगवा किया था और वो लक्की बाई के अड्डे पर कैसे पहुंच गई। एक बात का एहसास उनकी बातों से शिद्दत से टपकता था कि अगर उन्होंने किसी तरफ भाग जाने की कोशिश की तो लक्की बाई के गुंडे शमशान तक उनका पीछा करेंगे और उन्हें हलाक कर डालेंगे। बहुत जल्द नजमी को पता चल गया कि लक्की बाई का कलकत्ते के रेड लाइट एरिया सोनागाची में भी एक चौबारा है जहां वो बाकायदा लाइसेंस के साथ गाना बजाना कराती है। यहाँ से वो अपनी मर्जी के मुताबिक किसी न किसी लड़की को ट्रेन करने के बाद अपनी सोनागाची वाली बैठक में पहुंचा देती है। उसकी बैठक पर हिंदू लड़कियां मुजरा करती थी। वो इस कोठी में कभी नहीं लाई गई थी। ये दरिया संगली वाली कोठी लक्की बाई का गोया ट्रेनिंग सेंटर भी था। वैसे सोनागाची में वो मार्केट से तवाइफे खरीद कर भी उनका गाना कराती थी। नजमी के जहन में अपने कातलों से इंतकाम लेने का एक धुंधला सा खाका जरूर था, मगर अभी उसे कोई वाज़ेह रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। बहरहाल उसने सबसे पहला काम यह किया कि लक्की बाई का एतमाद हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी। वो जानती थी कि लक्की बाई एक जहांदीदा और अय्यार औरत है। वो इतनी आसानी से उस पर भरोसा करने वाली नहीं है। लेकिन नजमी ने अपनी कोशिशें जारी रखी और उसका नतीजा ये निकला कि लक्की बाई नजमी को एक दो बार अपने साथ गाड़ी में बिठाकर सिनेमा दिखाने भी ले गई। नजमी ने लक्की बाई की बातों से इतना भांप लिया था कि वो उसे सोनागाची में नहीं बिठाना चाहती, बल्कि उसे किसी रियासत के राजा के यहाँ फरोख्त करके मुंह मांगी दौलत पाने का मंसूबा बनाए बैठी हुई है। नजमी भी खूनी इंतकाम की जिस मंसूबे को लेकर आगे बढ़ रही थी, उसमें लक्की बाई का नाम सरे फहरिस्त था। नजमी एक गैर मुल्क में अपनी नादानियों और गलतियों की वजह से पैदा होने वाले हालात की सितम ज़रीफियों का मुकाबला कर रही थी, और दूसरी तरफ रोमान पसंद और ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली शबाना की जिंदगी का दरिया सरसब्ज वादियों के फूलों से भरे हुए कुंजों से निकलकर आग बरसाते आसमान और दहकते तपते सहराओं में दाखिल हो रहा था। वॉशिंगटन में बैठे जफर ने शबाना के वालिद को लिखकर शादी की तारीख मुकर्रर करा ली। कैनाल बैंक वाली आलीशान कोठी कैनाल लॉज पहले ही वो अपने नाम करवा चुका था। शबाना को उसने एमए इसलिए नहीं करने दिया कि वो शबाना की आना को ठेस पहुंचाना चाहता था। वो खुद मामूली तालीम याफ्ता था, इसीलिए उसे यह हरगिज गवारा नहीं था कि शबाना, जिससे वो अपनी बेइज्जतियों का बदला लेने के लिए शादी कर रहा था, उससे ज्यादा तालीम हासिल करके उसके पास आए। शबाना अपने ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली ख्याल परस्त नाजुक मिजाज लड़की थी, मगर उसे अपने माँ बाप और बहन भाई की इज्जत का इस हद तक पास था कि वो उनकी खातिर ना सिर्फ अपने ख्वाब बल्कि अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर सकती थी। चुनाचे जब उसके बाप ने बताया कि जफर से उसकी शादी की तारीख पक्की कर दी गई है तो उस पर जैसे बिजली से गिर पड़ी, मगर उसने उफ तक ना की, जुबान से शादी के खिलाफ एक लफ्ज तक ना निकाला। शबाना ने अपने हक की हिफाजत करते हुए इस शादी के खिलाफ आवाज जरूर बुलंद की थी। उसने अपने वालिद, भाई और बड़ी बहन गजाला के जरिए इस एहतजाज को अपने वालिद तक पहुंचा दिया था। वो इस रिश्ते पर नजरसानी करने वाले थे कि इन पर अचानक एक मुसीबत आन पड़ी और जफर ने अपनी दौलत से उन्हें कारोबारी तबाही से बचा लिया। जफर ने कोठी भी अपने नाम लिखवा ली थी। वो अमेरिका में शबाना के छोटे भाई आमिर को भी तालीम दिलवा रहा था।
शबाना के अब्बू जफर के अब लाखों रुपए के मकरूज थे। ये खानदान इसी सूरत में बर्बादी से महफूज रह सकता था कि शबाना चुपचाप डोली में सवार होकर जफर के घर चली जाए, अपने तमाम सुनहरी ख्वाबों और सुनहरी हसीन सपनों को पामाल करती हुई। और शबाना ऐसा ही कर रही थी। नजमी ने अखलाकी रिवायात को तोड़ फोड़ कर अपनी मर्जी से शादी करने की कोशिश की और उसकी जिंदगी तबाही के रास्ते पे चल निकली। शबाना इन रिवायात को साथ लेकर उनकी पाबंदी करते हुए आगे बढ़ी और तबाही उसका मुकद्दर बन गई। उसके सारे ख्वाब टूट कर बिखर गए। उसे सिवाय अंधेरों के आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर कौन जीता, कौन हारा? यहाँ पर पार्ट 53 का अख्ताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 54 समाप्त।